निशा से 50% अधिक कमाती है और निशा सोनिया से 20% कम कमाती है, तो आशा सोनिया से कितना प्रतिशत अधिक कमाती है। तो चलिए दोस्तों, इसको जरा हम लोग कुछ ऐसे देखेंगे। यहाँ पर 3 स्टूडेंट हैं और तीनों का नाम है आशा और दूसरा का नाम है निशा और तीसरा का नाम है सोनिया, है ना। तो हम पहले देखते हैं, कहता है कि आशा निशा से 50% अधिक कमाती है और निशा सोनिया से 20% कम कमाती है। तो यहाँ पर हम लोग पहले सबसे सोनिया के बारे में मानेंगे और मान लिए कि सोनिया 100 रुपया कमाती है ना। फिर उससे बैक आएंगे तो क्या कहा कि निशा सोनिया से 20% यानी कि कम कमाती है। तो इससे अगर हम 20% कम करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 80, है ना। फिर कहता है कि आशा सोनिया से, यहाँ देखेंगे आशा निशा से 50% अधिक कमाती है। तो फिर यदि 80 का हम 50% अधिक निकालेंगे तो वो हो जाएगा 120, ठीक है, जो कि ये हो गया हमारा किसका वैल्यू, आशा का। अब कह रहा है प्रश्न में कि आशा सोनिया से कितना प्रतिशत अधिक कमाती है। तो ये है आशा और ये है सोनिया। ये आप देख रहे हैं, दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ये 100 है और ये यहाँ पर 120 है, यानी कि जब इसको हम प्रतिशत में निकालेंगे तो 20% जो है वह, यानी कि आशा जो है सोनिया से ज्यादा कमाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी जो दे रहा है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर से हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा दूसरा प्रश्न होगा और देखते हैं कि ये क्या कहता है। एक हवाई जहाज एक वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 100 किलोमीटर है की भुजाओं के पार्श्व में उड़ना शुरू करता है। जब हवाई जहाज वर्ग की पहली भुजा के साथ साथ उड़ता है तो उसकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन जब दूसरी भुजा के साथ साथ उड़ता है तो उसकी गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। और जब वो वर्ग की तीसरी भुजा के साथ उड़ता है तो उसकी गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तथा वर्ग की चौथी, आगे बढ़ेंगे, देखिए ये क्या कहता है। और कहता है कि जब वर्ग की चौथी भुजा के साथ साथ उड़ते समय उस हवाई जहाज की गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा की हो जाती है। तो ज्ञात करें कि एक बार में वर्ग का पूरा चक्कर लगाने में उस हवाई जहाज की औसत गति क्या होगी। तो दोस्तों, हम लोग औसत जो चाल होता है या औसत गति का जो फार्मूला होता है वो जानते हैं कि यानी कि कुल तय की गई दूरी और बटा में कुल लिया गया यानी कि समय, ठीक है। तो इस पर हम लोग लगाएंगे फार्मूला। तो देखिए, कुल तय की गई दूरी यदि हम एक वर्ग बनाते हैं और इसके चारों तरफ यदि 100 किलोमीटर दिखाते हैं, है ना, तो इस तरीके से अगर टोटल दूरी अगर वो तय करेगा तो 400 किलोमीटर, यानी कि हमारा जो टोटल दूरी कितना हो गया, तो हो गया 400 किलोमीटर। और बटा में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे बटा में आप जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो पहले बार वो जो गया 100 किलोमीटर को पार करने, उसका जो चाल था वो क्या था, 100 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। तो इसमें उसको जो समय लगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना, तो हम यहाँ पर करेंगे समय बराबर दूरी बटा में चाल, यानी कि यहाँ पर 100। तो इस तरीके से कट गया, 1/1 हो गया, प्लस दूसरी बार गया दूरी वही है 100 है, लेकिन चाल हो गया 200, है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तीसरी बार गया तो आपका दूरी वही है 100 ही है, लेकिन अब जो चाल हो गया वो 300 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, 0 से 0 कट गया। चौथी बार गया तो 100 है और इसका अब चाल क्या हो गया, तो 400 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। यहाँ भी 00 से 00 कट जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो कुल दूरी था 400 किलोमीटर, बटा में पहला का समय लग गया 1, दूसरा का समय लग गया 1/2, तीसरा का समय लग गया 1/3 और चौथा का समय लग गया 1/4, है ना। हमको निकालना है औसत गति। औसत क्या निकालना है, चाल। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल तय की गई दूरी या बटा में कुल लिया गया समय। तो इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 400 बटे में, और जब भिन्न का इसका हम लोग जोड़ निकालेंगे, है ना, तो टोटल आ जाएगा यानी कि 25 बटा में 12,
क्या आ जाएगा 25/12। ठीक है, तो फिर से इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए जो हमारा 25/12 आया है तो डबल बटा होने के वजह से ये पलट जाएगा, तो पलटेगा तो 12 जाएगा ऊपर में और 25 आएगा नीचे में। ठीक है, इसको जब हम लोग काटेंगे तो 25 एकम 25 और 25 छक्का 150 यानी कि 16 बार में कट जाएगा, और जब 16 में और 12 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 192, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दे रखा है। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का, ऑप्शन नंबर बी। 192 किलोमीटर प्रति घंटा उस हवाई जहाज की औसत चाल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं ज्यादा समय न लेते हुए, और देखते हैं कि मेरा तीसरा प्रश्न क्या कहता है। ये आपका रीजनिंग का सवाल है, बहुत ही अच्छा है, और इसमें देखने से ही पता चल रहा है कि देखिए एस से क्या हो गया, आर हो गया। तो एस आप जानते हैं 19 होता है, आर जो होता है वो 18 होता है, यानी कि यहाँ पर एक कम गया। कितना कम गया? एक। ए से हो गया वाई, तो इसमें कितना कम गया? 2 कम गया, है ना। एम से हो गया जे, यहाँ कितना कम गया? 3 कम गया। इसका मतलब हम समझ चुके हैं सीरीज कि इसमें कंटिन्यू 1 2 3 4 यानी कि कमते चला जा रहा है। तो इसी तरीके से हमसे पूछा है कि पीपुल को कैसे लिखा जाएगा। तो पीपुल को जब हम लोग लिखेंगे कि पी में से 1 घटाएंगे, है ना, तो क्या होगा? ओ। अब ई में से 2 घटाएंगे, है ना, यानी कि ई का वैल्यू होता है 5, 5 में से 2 घटेगा तो 3, यानी 3 में होता है सी। चलिए ओ, तो पहला में 1 घटा है, दूसरा में 2 घटा है, तीसरा में अब 3 घटाएंगे तो 15 होता है ओ का वैल्यू। 15 में से 3 जाएगा तो 12, तो 12 में क्या होता है? एल होता है। चलिए अब ये पी में से हम लोग को घटाना है ना। कितना घटेगा पी में से? तो 4 घटेगा। ठीक है, तो पी होता है 16, और 16 में से जब 4 घटाएंगे तो भी आएगा 12, यानी कि एल हो जाएगा। अब चलिए अब एल में से हमको घटाना है ना। तो एल में से हमको घटाना है कितना? तो 5, 1 2 3 4 5 यानी 5, तो एल होता है 12, 12 में से 5 या 7, तो 7 में क्या होता है? जी होता है। क्या होता है? जी। चलिए 5 घट गया। अब हो गया ई, तो ई में से कितना घटेगा? तो ई में से 6 घटेगा। तो पहले तो ऑलरेडी ई का वैल्यू 5 होता ही है, और 5 में से 5 घट गया तो हो गया ए तक, यानी कि ए कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसमें से जब हम लोग क्या करेंगे, एक और घटा देंगे, मतलब जेड हट जाएगा, तो क्या चला आएगा? वाई। तो इस तरीके से हमारा आंसर ये हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आप डी में देख रहे हैं। नहीं, ऑप्शन नंबर यानी कि ये आपका, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी वो सही था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि हमारा 4 नंबर प्रश्न होगा। और चौथा प्रश्न हमें क्या कहता है ये जरा देखेंगे। कहता है कि बिहार आर्थिक, ये देखिए कहता है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2022-23 और 23-24 के बीच प्रति व्यक्ति जीएसडीपी में सबसे समृद्ध जिला कौन सा है ना। तो ये जो है आपका पटना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि हमारा 5वां प्रश्न होगा। और 5वां प्रश्न में क्या कहता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार राज्य सरकार के कुल व्यय में योजनागत व्यय का हिस्सा कितना था। ठीक है, तो ये जो है यानी कि 40.4%। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जो कि हमारा 6 नंबर प्रश्न होगा। और 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए इसको देखते हैं। कहता है कि द्रव ए का अपवर्तनांक 1.47 है, तो इसका क्या तात्पर्य है ना। तो इसका यही तात्पर्य है कि द्रव ए में प्रकाश की चाल जो होगी वो निर्वात में प्रकाश की चाल से 1.47 गुनी कम हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, जो कि हमारा 7वां प्रश्न होगा। और 7वां प्रश्न क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया बानू मुश्ताक को। बहुत वीवीआई क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर पे कहता है कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर में सम्मान पहल की 2025 में कहां से प्रारंभ की है। तो ये हो जाएगा यानी कि मुंबई से किए हैं। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। और 9 नंबर हमारा प्रश्न कहता है
कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम क्या है। ठीक है, तो इसका तेजी से कार्य करना, तेजी से कार्य करना। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे, जो कि हमारा 10वां प्रश्न होगा। तो देखिए बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है, ये बार बार कई एक एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। कहता है बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें क्या होती है, तो न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कहता है। 11वां प्रश्न है कि जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों में भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। ठीक है, तो ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रतिपादित की गई थी, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा यानी कि कहा गया था। आइए 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो अपस्फीति की एक उपयुक्त व्याख्या करता है। तो यह वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में निरंतर होने वाली गिरावट को दर्शाता है। अपस्फीति का मतलब क्या होता है, यह वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में है ना निरंतर होने वाली गिरावट है। चलिए 13 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, क्या कहता है 13 नंबर प्रश्न। ये कहता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है यानी कि आप डी देख रहे हैं, ऑक्सीकरण जो होता है ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया है। ये क्लास 10th में आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, आप वहां भी पढ़े होंगे साइंस में। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, ये क्या कहता है। तो 14 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव पूंजी निर्माण की अवधारणा को निम्न में से किस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करना सही होगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि जो देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तर और क्षमताओं को बढ़ाए, और अगला जो देश के अदृश्य संपत्ति के संचय में क्या करे, सहायता करे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, जो कि हमारा 15 नंबर प्रश्न होगा। तो क्या कहता है 15 नंबर कि बाजार अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न में से क्या है। ठीक है ना, तो इसका देखिए निजी स्वामित्व वाले व्यवसाय की प्रमुखता, उद्यमों के बीच अप्रतिबंधित प्रतिस्पर्धा की उपस्थिति, संसाधनों के आवंटन एवं कीमत निर्धारण में सरकारी हस्तक्षेप एवं नियंत्रण की अधिकता, यानी एक से अधिक उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित पर विचार करना है। देखिए क्या कहता है, अन्य चीजें अपरिवर्तित रहती है तब एक वस्तु की बाजार में मांग बढ़ सकती है यदि क्या हो। तो यदि आप देख सकते हैं यहाँ पर यानी कि ऑप्शन आपको 4 को नीचे भी दिया है, तो इसका जो है हमारा देखेंगे इसको क्या कहता है। यहाँ जो हो जाएगा इसके विकल्प का मूल्य बढ़ जाता है ना, और इसके मूल्य में गिरावट होती है, यही 2 कारण हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये 16 नंबर प्रश्न का वो क्या हो जाएगा, तो 1 नंबर 1 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आइए हम लोग 17 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो 17 नंबर में क्या कहता है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा निम्न में से कौन सा उपाय किए जाते हैं। ठीक है, तो नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि किया जाता है, वैधानिक तरलता अनुपात की वृद्धि भी किया जाता है, और बैंक दर में वृद्धि किया जाता है, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कहता है। तो ये कहता है कि फिलिप्स वक्र किस संबंध को दर्शाता है। ठीक है, फिलिप्स वक्र जो है वह किस संबंध को दर्शाता है, तो ये जो होता है मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दर के बीच के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच के संबंध को दर्शाता है। चलिए 19 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे क्या कहता है। कहता कि भारत की पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यह है अंजू राठी राणा को, अंजू राठी राणा को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफी कॉमन और वीवीआई है। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे, तो इसकी स्थापना जो है 1906 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, ढाका में। और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे जो कि 21 नंबर है
अंग्रेजों ने जनजातीय आंदोलन के प्रमुख नेता तिलका मांझी को किस वर्ष और किस शहर में फांसी दिया था? ठीक है, तो ये है 1785 में भागलपुर में, यानी ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि हमारा 22 नंबर प्रश्न होगा। और ये क्या कहता है कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार द्वारा पहली बार शपथ कब लिया गया था? तो यह 3 मार्च 2000 ईस्वी को। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक प्रमुख नेता जेबी कृपलानी ने बिहार में कहाँ पर अध्यापन कार्य किया था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, तो ये मुजफ्फरपुर में किए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी। आइए 24 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। क्या कहता है कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो कि काफी चर्चा में रहते हैं, यह ज्ञानेश कुमार है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि बिहार के हैंडलूम उत्पादों में बनावटी साड़ी उत्पाद से संबंधित जिला कौन सा है? तो ये यहाँ पर हैंडलूम साड़ी की बात कर रहे हैं, तो वो कैमूर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे 26 नंबर पर। भारत का पहला, यानी कि देखिए क्या कहता है, भारत का पहला सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2025 को कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलेंगे, जो कि हमारा 27 नंबर प्रश्न है। और ये क्या कहता है, तो देखिए ये प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए ये कहता है कि सभी बच्चों में एक गुणसूत्र उसकी माँ से वंशागत होती है, ये सही बात है। जिस बच्चों में उसकी माँ से एक गुणसूत्र वंशागत होता है वह लड़की होगी? नहीं, पिता से मिलेगा तब। महिलाओं में एक आदर्श लिंग गुणसूत्र युग्म होता है, दोनों को एक कहा जाता है, ये भी सही है। और जिस बच्चे में उसके पिता से एक गुणसूत्र वंशागत होता है वह लड़की होगा, तो ये भी सही है। यानी कि 1, 3 और 4 ये ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए 28 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलेंगे और देखते हैं कि हमारा 28वां प्रश्न क्या कहता है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN1 के 14,000 के केस कहाँ दर्ज किए गए हैं, है ना? तो ये जो केस दर्ज किए गए थे वो सिंगापुर में, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 29 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। कहता है कि 2 जनवरी 2025 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं, है ना? तो ये बने हैं भुवनेश कुमार बने हैं, भुवनेश कुमार बने हैं। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता नौजवान सभा नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भगत सिंह द्वारा किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो ये की गई थी 1926 ईस्वी में, याद रखेंगे। क्वेश्चन को थोड़ा हम सर्किल करके रखते हैं। ठीक है, चलिए यानी कि अब हम लोग 31 नंबर प्रश्न पर आएंगे और जो कि देखेंगे कि 30 नंबर 1 प्रश्न जो है वो क्या कुछ कहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। तो 30 नंबर जो हमारा प्रश्न था वो सही है, 1926 ईस्वी में की गई थी, है ना? और 31 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि राष्ट्रीय लॉन बॉल चैंपियनशिप में बिहार के चंदन कुमार सिंह ने सीनियर मेंस सिंगल्स में कांस्य पदक जीता है, इनका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो इनका जो संबंध है वो मुंगेर जिला से है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, जो कि हमारा 32 नंबर प्रश्न होगा। और क्या कहता है कि भारत को इसके लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है, तो वह 2025-26 के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे कि भारत की नेकलेस ऑफ डायमंड रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो यह विदेश नीति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। क्या कहता है 2 से 15 दिसंबर 2024 तक भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित हुआ है ना?
तो याद रखेंगे हरिमऊ शक्ति जो होता है मलेशिया के साथ होता है कंटिन्यू, तो इसीलिए इसका आंसर मलेशिया हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कहता है 35 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो आइए 35 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए 35 नंबर जो प्रश्न है, तो इसमें यदि हम लोग अगर गौर करेंगे तो यहाँ से ये जो है ये घट रहा है 17 और इससे ये भी घट गया 17, फिर यहाँ से जो ये है इतना घट रहा है तो 51, ठीक है, ये भी कितना घट रहा है 51, और यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये 85 घट रहा है यानी 85। इसका मतलब है कि अगला जो होगा वह इससे 85 अधिक होगा, तो जब हम इसमें 85 जोड़ेंगे तो यहाँ पर चलाएगा 592, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है सी में है। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा हमारा सी। आइए, विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है ना। तो लकड़ी का जो उपग्रह है वो किस देश कौन सा देश लॉन्च किया है। सिंपल सा क्वेश्चन, वो जापान लॉन्च किया। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे जो कि हमारा 37 नंबर प्रश्न होगा, और देखते हैं 37 नंबर में क्या कहता है कि क्वाड समूह में निम्नलिखित में से कौन से देश आते हैं। तो इसमें आते हैं ये सारे देश, जो कि भारत भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, अमेरिका भी है और जापान भी है, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो हमारा 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 5 से 6 नवंबर 2024 तक प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, तो ये जो आपको किया गया था ये नई दिल्ली में किया गया था, आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 39 नंबर, हाल ही में शहरी चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो और कोई नहीं, वो अपना बिहार ही है, आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए 40 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। देखिए 40 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। संविधान के आरंभ के समय भारत का राज्य क्षेत्र कुल कितने श्रेणियों में बांटा गया था। ठीक है, तो ये जो बांटा गया था 4 श्रेणियों में, यानी कि ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर चलेंगे जो कि 41 है, 41 नंबर, और ये क्या कहता है। तो देखेंगे, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 से संबंधित सही तथ्यों का चयन करना है। तो देखिए कहता है संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, ये सही है। 9वीं अनुसूची में उल्लिखित बातों को न्यायालय के दायरे से बाहर होने का प्रावधान किया गया था, ये भी सही है। अनुच्छेद 31A तथा अनुच्छेद 31B को संविधान में अंतः स्थापित किया गया था, ये भी सही है। भूमि सुधार संबंधित कुछ कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 41 के बाद हम लोग चलेंगे 42 नंबर पे। क्या कहता है। तो कहता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। 42 नंबर में देखिए, तो ये कहता है यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी कि 65 वर्ष तक बने रह सकते हैं। 43 में चलिए देखते हैं क्या कहता है। तो 43 में कहता है कि अधातुओं के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अधातुएं जो है प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती है, ये सही है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए 44 पर चलेंगे हम लोग। क्या कहता है, यानी 44 नंबर प्रश्न क्या कहता है हमें कि दलित पैंथर्स संगठन कब और कहां बना था। ठीक है, दलित पैंथर्स जो है 1972 में आपको महाराष्ट्र में बना था, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 45 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। तो देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत बताया है। ठीक है, तो मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार ये भी मिला है, स्वच्छ पर्यावरण की उपस्थिति का अधिकार ये भी दिया है, त्वरित सुनवाई का अधिकार ये भी मिला है, और सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध तो ये भी अधिकार दिया गया है। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर जो आप डी देख रहे हैं 1, 2, 3 और 4 ये सब हो जाएंगे। 46 नंबर पर चलिए देखते हैं। तो कहता है 46 नंबर प्रश्न है
कि ब्रिटिश काल के किस एक्ट में पहली बार कंपनी शासन के सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का उपबंध उपस्थित था, है ना। तो ये जो था चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 41 नंबर प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान सभा के तहत गठित मौलिक अधिकार पर उप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे, है ना। तो ये बने थे जेबी कृपलानी बने थे। तथा भारतीय संविधान सभा के तहत गठित मौलिक अधिकार पर उप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? तो जेबी कृपलानी बने थे। 48 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, क्या कहता है? संसद नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 2 में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे जो कि हमारा 49 नंबर होगा। आइए देखते हैं 49 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो देखिए 49 नंबर प्रश्न जो है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा द्वितीय सत्र कब से कब तक रहा था, है ना। तो ये जो है आपको 20 जनवरी 1947 से 25 जनवरी 1947 तक रहा था। ठीक है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया था? तो ये जो है राजकुमारी अमृता कौर को बनाया गया था। याद रखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया था? राजकुमारी अमृता कौर को बनाया गया था। 51 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि क्या कहता है कि निम्न में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ठीक है, तो ये वीटी कृष्णामाचारी नहीं थे, है ना। बाद बाकी एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये भी थे, और अल्लादी कृष्णा स्वामी ये भी थे, यानी कि ये नहीं थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर देखिए क्या कहता है आपका 52 नंबर प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय संगठन आसियान का गठन किस वर्ष किया गया था? यानी 52 नंबर में हम लोग देखते हैं, तो इसका जो हुआ था 1967 में। ठीक है, आसियान का जो गठन हुआ है उसका कब हुआ? तो 1967 में। 53 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री के रूप में विश्वनाथ प्रताप सिंह का कार्यकाल क्या था? मतलब कब से कब तक वो रहे हैं प्रधानमंत्री के पद पर? तो 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अगले प्रश्न पर चलेंगे जो कि हमारा 54 नंबर प्रश्न होगा। तो ये क्या कहता है कि भारत के प्रथम 3 मुख्य न्यायाधीशों का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो देखिए ये है आपको हीरा लाल जिकानिया, इनके बाद एम पतंजलि शास्त्री, और उसके बाद मेहर चंद महाजन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश पत्रकार एवं लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने किस भारतीय नेता को भारत में असंतोष का जनक कहा था? बहुत ही वीवीआई और सिंपल क्वेश्चन, तो ये आप बहुत बार पढ़े होंगे। ये है बाल गंगाधर तिलक को कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 56 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कहता है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय निम्न में से कौन थे? ठीक है, तो ये जो थे दादा भाई नौरोजी थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 56 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच किस वर्ष हुआ था? तो ये हो जाएगा 1854 में, ऑप्शन नंबर सी। और अगले प्रश्न है कि किस वर्ष श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापना किया था? तो 1905 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 59 नंबर प्रश्न पर अब हम लोग चलेंगे। 59 नंबर प्रश्न कहता है कि पवना विद्रोह ब्रिटिश काल के लिए किस क्षेत्र में हुआ था? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, और आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, बार बार पूछा जाता है। पवना विद्रोह जो हुआ है वो बंगाल में हुआ है। अगले प्रश्न पर चलेंगे कि मूल शंकर निम्न में से किस महान व्यक्तित्व के बचपन का नाम था? इसको मूला शंकर लोग कहते हैं, तो यानी कि ये है स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम था मूल शंकर। ठीक है, दंती दुर्ग दक्षिण भारत के किस वंश के साम्राज्य के संस्थापक थे? तो ये जो थे राष्ट्रकूट के संस्थापक थे, दंती दुर्ग। ठीक है, 62 नंबर प्रश्न पर आइए देखते हैं क्या कहता है।
62 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा तथ्य प्रतिहार राजवंश के संबंध में सही है ना। तो ये जो है आप कहता है शासनकाल 8वीं सदी के पूर्वार्ध से 11वीं सदी के पूर्वार्ध तक रहा, ये भी सही है। कन्नौज पर अधिकार के लिए पाल एवं राष्ट्रकूट शक्तियों में संघर्ष किया, तो ये भी सही है। अरबों के विरुद्ध युद्ध करके देश की रक्षा की, लेकिन 11वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के सामने टिक नहीं पाए, ये भी सही है। तो इसका मतलब उपयुक्त सभी ये आंसर हो जाएगा। चलिए आइए उसके बाद हमारा 63 नंबर प्रश्न है, वो क्या कहता है देखिए। तो 63 नंबर जो प्रश्न हमारा कहता है कि कश्मीर क्षेत्र की प्रसिद्ध रानी रिद्धा का शासन काल कब से कब तक था, यानी कब था, है ना। तो ये 10वीं सदी के उत्तरार्ध तक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि ताशकंद समझौता 1966 भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति के बीच हस्ताक्षरित हुआ था, है ना। तो ये जो हुआ था अयूब खान से हुआ था, है ना, अयूब खान, ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं 65 नंबर पर। तो 65 नंबर प्रश्न कहता है कि एक आदमी हर एक तस्तरी में 9 मूंगफली रखता है, पर 2 तस्तरी खाली या रह जाती है। यह दोबारा कोशिश करता है और इस बार हर बार एक तस्तरी से मूंगफली रखता है। तो कहता है कि अब उसके पास 3 मूंगफली बच जाता है, तो उसके पास कितनी तस्तरी थी, है ना। तो ये जो है आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको यानी कि 7 जो है बच जाएगा। कितनी यानी कि तस्तरी थी, तो 7। चलिए 66 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो ये आपको 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि हमारा 67 नंबर प्रश्न होगा। तो कहता है कि सोन नदी बिहार के शाहाबाद मैदान के किस ओर बहती है ना। तो ये जो बहती है वो पूर्व में बहती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में निम्न में से किस स्थान का यात्रा किया था। ठीक है, बहुत ही मतलब अच्छा प्रश्न है। तो यह है बोध गया का वो यानी कि भ्रमण करने के लिए आए थे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, 69 पर देखेंगे क्या कहता है। तो ये कहता है कि किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये जो 69 नंबर प्रश्न है इसका पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, क्या कहता है किस अधिनियम से सर्वप्रथम लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन किया गया था, है ना। तो ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत चीन के बीच पंचशील की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो ये जो की गई थी 1954 में, यानी ऑप्शन नंबर सी। 72 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि 72 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो कहता है निम्न में से किस अवधि में उत्तर भारत में व्यापार और वाणिज्य में गतिरोध की स्थिति बनी रही थी। तो ये जो हो जाएगा यानी कि 7वीं सदी ईस्वी से 10वीं सदी ईस्वी के बीच में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हम लोग 73 नंबर देखते हैं कि पाल शासक देवपाल से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करे, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे वो महानतम पाल शासक धर्मपाल का पुत्र था, सही है। उसने प्राग ज्योतिषपुर पर अधिकार किया था, ये भी सही है। उसने नालंदा के एक बौद्ध मठ के लिए 5 गांव अनुदान में दिया था, ये भी सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। आइए 74 नंबर प्रश्न, दक्षिण भारत का होयसलेश्वर मंदिर किस शताब्दी में बना था, है ना। तो ये जो है आपका 12वीं शताब्दी में बना था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे जो कि हमारा 75 नंबर प्रश्न होगा। देखेंगे 75 नंबर प्रश्न क्या कहता है। देखिए 75 नंबर प्रश्न कहता है कि मार्को पोलो भारत का यात्रा कब किया था। ठीक है, तो 13वीं सदी के अंतिम चरण में किया था, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को चलेंगे जो कि हमारा 76 नंबर प्रश्न है।
क्या कहता है 76 नंबर में, 15वीं सदी के पूर्वार्ध में गजपति वंश के कपिलेंद्र किस क्षेत्र के एक महान शासक थे, है ना। तो ये जो थे उड़ीसा के शासक थे। पानीपत के द्वितीय युद्ध के संबंध में कौन सा तथ्य है यानी कि सही है, ठीक है। तो ये जो है यह युद्ध अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुआ था, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। उसके बाद कहता है कि यह युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था, तो गलत है। यह युद्ध नवंबर 1556 में हुआ था, तो ये सही है। और यह युद्ध जनवरी 1556 में हुआ था, तो ये गलत है। यानी कि सिर्फ 1 और नंबर 1 और हमारा 3 नंबर सही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। आइए 78 में अब हम लोग देखते हैं क्या कहता है। तो कहता है एक आदमी एक लकड़ी के टुकड़े को जो 140 किलोग्राम का है काटता है। पहले सप्ताह 1/10 काट कर फेंक देता है, दूसरे सप्ताह बचे हुए का 2/3 फेंक देता है, तीसरे सप्ताह बचे हुए का 20% फेंक देता है। उसके पास बचे हुए लकड़ी के टुकड़े का भार अब कितना हो जाएगा, है ना। तो ये जो हो जाएगा, आप यदि यहाँ सॉल्व करेंगे तो 33.6 किलोग्राम बच जाएगा। यदि हम इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करें तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप इसे खुद सॉल्व करके देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, जो कि 79 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है। तो देखिए 79 कहता है कि दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में खालसा भूमि किसे कहा जाता है ना। तो खालसा भूमि का मतलब होता था कि ऐसा भूमि जिनसे केंद्रीय राजस्व विभाग सीधा राजस्व वसूल करता था। ऑप्शन नंबर बी। भारत ने रामसर कन्वेंशन पर कब हस्ताक्षर किए थे, ठीक है, तो ये 1982 में किए थे। अगले प्रश्न की ओर चलिए, जो कि हमारा 81 नंबर प्रश्न होगा, और कहता है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा भारत के अन्य किस राज्यों से मिलती है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है ये आप देख सकते हैं असम से मिलती है, और उसके बाद दूसरा जो है आपका नागालैंड से मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। राजमहल पहाड़ी किसका भाग है, तो राजमहल पहाड़ी जो है वो छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। राजमहल पहाड़ी किसका भाग है, तो छोटा नागपुर का पठार का ही भाग है। इसका 83 कहता है कि पूर्वी तट के दिए गए स्थानों में से कौन सबसे उत्तर में स्थित है, तो ये जो है काकीनाडा है। चलिए 84 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में हम स्टार्च की उपस्थिति को क्यों मापते हैं, ठीक है। तो इसलिए नापते हैं क्योंकि निर्मित ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा 85 नंबर प्रश्न होगा, और कहता है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य के साथ मिलती है, तो ये है 1 एवं 2, है ना, यानी कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 83 नंबर। एटी सिक्स नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे क्या कहता है। भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल संख्या कितनी है, तो ये जो है 111। राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितना है, 111। 87 नंबर प्रश्न पर देखेंगे क्या कहता है। जाबो जल संरक्षण संरचना किस राज्य की पारंपरिक जल संरचना यानी कि संरचना है, संरक्षण संरचना है, तो ये जो है आपका नागालैंड का है। ऑप्शन बी। वेलिंगटन द्वीप किस राज्य में है ना, तो वेलिंगटन द्वीप जो है वो आपको केरल में है, ठीक है। वेलिंगटन द्वीप कहाँ पर है, तो केरल में है। और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, जो कि 89 नंबर प्रश्न होगा, क्या कहता है। भारत के किस क्षेत्र में सोलास वन की उपस्थिति है, तो सोलास वन सुदूर दक्षिण में है। ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि हमारा 90 नंबर प्रश्न होगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है हुसमैन ये कहाँ का है, तो ये कालाहारी मरुस्थल का है, ठीक है। और इसका पिगमी जो है ये कहाँ का है, तो कांगो बेसिन का है। और बद्दू जो है
वो कहाँ का है? तो सहारा मरुस्थल का है। और मसाई जो है ये आपको पूर्वी अफ्रीका का है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए 91 नंबर पर चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, नर्मदा नदी पर किया गया है। ईरी झील किस महादेश में है? तो ईरी झील जो है ये उत्तरी अमेरिका में है, यानी उत्तर अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि 93 नंबर प्रश्न कहता है एटलस पर्वत से संबंधित सही तथ्य को पहचानना है। तो ये आप देख सकते हैं, यह एक वलित पर्वत है, तो ये सही है ना। यह एक शांत ज्वालामुखी पर्वत है, ये गलत है। यह अफ्रीका महादेश में है, तो ये सही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी रास दफन है, तो नहीं, गलत है। यानी ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ 1 और 3, यानी यह अफ्रीका महादेश में है और यह वलित पर्वत है। चलिए 94 नंबर पर चलेंगे। कहता है कि जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनुबाह्य माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेंगी किंतु फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी। पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल के दाब को सहन करने में सहायता करता है ना। तो ये जो है कोशिका भित्ति है। ठीक है, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर कि लेब्राडोर सागर कहाँ पर है? तो लेब्राडोर सागर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उत्तर हम लोग चलेंगे 96 नंबर पर। नाइन्टी सिक्स नंबर में कहता है कि राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद किसी अवधि के, यानी कितनी अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान न करे, है ना। तो ये जो है आपका 1 मास के अंदर अगर नहीं करे तो ये नहीं रह सकती है ना। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 97 केंद्र सरकार द्वारा बांग्लादेश की सीमा पर स्थिति की निगरानी रखने के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये जो है आपको रवि गांधी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 98 पर। क्या कहता है? तो 98 में जो कहता है कि 30 सितंबर 2024 को भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो यह है क्रूज भारत मिशन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, और उसके बाद 99 नंबर पर हम लोग चलेंगे। क्या कहता है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट गुणसूत्र होता है, तो नहीं। प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट प्रोटीन होता है, तो नहीं। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, तो सही। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट आरएनए होता है, तो नहीं, गलत। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। चलिए 100 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 100 नंबर हमारा क्या कहता है? तो देखिए 100 नंबर जो कहता है कि निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए, दिए गए कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है ना। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही को चुनिए। तो मराठी को भी है, प्रकृत को भी है, बंगाली को भी है, संस्कृत को भी है, पाली को भी है, असमिया को भी है, तमिल को भी है, मलयालम को भी है। इसका मतलब उपरोक्त सभी को है। चलिए 101 नंबर प्रश्न पर आइए। क्या कहता है? भारत का प्रथम इथेनॉल प्लांट बिहार के किस जिले में खोला गया है? तो 101 नंबर में कहता है पूर्णिया में खोला गया है ना। अगले प्रश्न पर चलेंगे जो कि हमारा 102 नंबर प्रश्न होगा। कहता है कि भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? तो ये जो किए थे लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए। 103 नंबर प्रश्न को देखेंगे। क्या कहता है कि जब एक दूसरे से समानांतर आसमानी और नारंगी प्रकाश के तेज से गुजारा जाता है तो क्या होता है? तो आसमानी रंग की किरण अधिक झुकेगी, ऑप्शन नंबर सी। 104 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। क्या कहता है? वायु श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुवेट के एक अणु के विखंडन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनते, ये सही है। बाद बाकी ऑप्शन गलत है। चलिए 105 नंबर में आइए। क्या कहता है?
तथा निम्नलिखित में से कौन चोटी हिमालय की हिमाद्री श्रेणी में स्थित है ना। तो ये जो है नंगा पर्वत भी है, नंदा देवी भी है, कामेत भी है, कंचनजंगा भी है, यानी कि सभी है। चलिए 106 नंबर पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं। वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है ना। तो ये जो है महाराष्ट्र का है, ठीक है ना, वारली। 107 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि भारत में कौन सा भारत का अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व इनमें से नहीं है। तो ये नल्ला मल्ला नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी। कोमोरोस द्वीपीय देश यह किस महासागर में स्थित है। तो ये जो है हिंद महासागर में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलिए। 109 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्षेत्रीय संगठन सार्क से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। तो 109 नंबर जो हमारा प्रश्न है कहता स्थापना 1985 में सही, स्थापना स्थल ढाका में ये भी सही, सचिवालय काठमांडू में, सार्क विकास कोष की स्थापना 2008 में ये भी सही, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे जो कि हमारा 110 नंबर प्रश्न होगा, कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य में स्थित है। तो ये जो है आपका साडनी है, ये है, दशम है, गौतम धारा भी है, हुंडरू भी है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलेंगे, क्या कहता है कि कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। दामोदर की सहायक नदी जो है तो बराकर है, बोकारो है, कोनार है, यानी कि उपयुक्त सभी है। 112 नंबर में कहता है कि ग्रहों की उत्पत्ति की काव्य वायव्य राशि परिकल्पना निम्नलिखित में से किसकी है, निम्न से किसकी है ना। तो ये कांट की है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 113 नंबर प्रश्न कहता है 1952 के राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत क्या है। तो यह 33% है, ऑप्शन नंबर बी। 114 नंबर में किस देश में झूम खेती कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है मैक्सिको को जाना जाता है, ठीक है। मैक्सिको में मतलब जाना जाता है झूम खेती को मिल्पा के नाम से। चलिए 115 नंबर प्रश्न को देखिए, अफ्रीका महादेश का निम्न से कौन सा देश भू आबद्ध है। लैंड लॉक्ड कंट्री अफ्रीका में कौन सा है। तो वो नाइजर है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी। शैवाल का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये जो किया जाता है फाइकोलॉजी कहते हैं, शैवाल को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। आइए अगला हमारा प्रश्न जो हो जाएगा 117। चलिए 117 में आप देख सकते हैं क्या कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, है ना। तो 117 ये जो हमारा प्रश्न है कि ब्राह्मी, है ना। तो ब्राह्मी जो है ये जो है मस्तिष्क का समझिए कि टॉनिक है, ठीक है ना। ब्राह्मी क्या मस्तिष्क का टॉनिक है। और सदाबहार जो है ये मधुमेह को दूर करने में उपयोग किया जाता है। और उसके बाद आपका पुदीना जो है यह वातहर होता है और तुलसी कफोत्तारक होता है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 118 में क्या कहता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, ठीक है ना। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, बहुत बार आप पढ़े होंगे, है ना। तो विटामिन सी और विटामिन बी जो है कॉम्प्लेक्स, ये दोनों जल में घुलनशील होता है। 119 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। तो कहता है कि डिप्थीरिया जो रोग है वह कैसा रोग है ना। तो डिप्थीरिया जो रोग है वह जीवाणु जनित रोग है ना। और आगे कहता है 120 नंबर, निम्न में से कौन प्रदूषण जनित रोग पारा की अधिकता के कारण होती है। तो ये मिनी माटा रोग होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर 121, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो यह विटामिन डी का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। शेरशाह की मृत्यु के बाद सूर्यवंश का पहला शासक कौन सा बना था। तो ये बना था इस्लाम शाह बना था, ठीक है। 123 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कहता है। तो 123 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि मलिक बाया का मकबरा बिहार में किस जिला में स्थित है। तो ये नालंदा में है, ठीक है। बिहार बजट जो है 25-26 में शिक्षा के क्षेत्र के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है, ठीक है। तो ये जो है आप देख सकते हैं, यानी कि 20% जो है केवल यानी कि शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है, ठीक है।
मानव शरीर में पित्त रस का स्रवण कहाँ से कहाँ मतलब कहाँ होता है? ठीक है, तो ये यकृत में होता है, यानी कि लीवर में होता है। 126 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोपोनिक्स विधि क्या होती है? तो ये होती है बिना मिट्टी के पौधा उगाना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए 127 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलेंगे और देखते हैं क्या कहता है। 127 नंबर कहता है कि जो व्यक्ति बेवजह से अधिक संदेह से घिरा रहता हो और सारी दुनिया को भ्रांति के दायरे में रखता हो, वह किस रोग से पीड़ित होता है? तो उसको कहते हैं व्यामोह या पैरानोइया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को और चलते हैं हम लोग। 128 नंबर प्रश्न है हमारा। कहता है कि चाय की खेती के लिए कौन सा प्राकृतिक परिस्थिति उपयुक्त है? अम्लीय मिट्टी, औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर से ज्यादा और तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से, यानी कि सेंटीग्रेड 20 से 30। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए 129 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ पर है? तो धान अनुसंधान फिलीपींस, यानी कि फिलीपींस में, ऑप्शन डी। 130 नंबर पर आइए देखते हैं क्या कहता है। तो जब हम लोग 130 को देखते हैं, देखिए 130 नंबर जो हमारा प्रश्न है ये क्या कहता है? तो देखिए कहता है नोआ। नोआ जो होता है यह भारतीय जंगली बैल होता है। और उसके बाद टीसी जो होता है वह किस्टन है। डॉली जो है यह क्या है? तो भेड़ है। क्यूमूलिना जो है यह माउस है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि हमारा 131 नंबर प्रश्न होगा। क्या कहता है कि CaCO3 इंटू PO4 के होल ट्वाइस के एक अणु में कुल कितने परमाणु उपस्थित होते हैं? ठीक है, तो 13 होते हैं। 132 नंबर प्रश्न क्या कहता है? खेलते समय रवि के घुटने में चोट लग गई जिससे खून बह रहा था। कुछ समय बाद उसे देखा कि खून बहना बंद हो गया था और एक गहरे लाल रंग के थक्के ने घाव को भर दिया। किस प्रकार की कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं? तो ये प्लेटलेट्स होती है जो उसको खून का थक्का बनाता है। इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से निम्नलिखित में से क्या होता है? तो एक प्रकार का यह प्रोटीन होता है। आइए 134 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। कहता है कि नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित में से किसमें उपस्थित होती है? तो ये यूरिया में होती है ना। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई कौन सी होती है? तो वो अणु होती है। ठीक है, 136 नंबर सूची 1 को सूची 2 से कहता है मिलाने के लिए। आइए 136 में देखते हैं क्या कहता है। चलिए तो 136 नंबर में हम लोग देखते हैं। तो बोर जो है ये दिए थे, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल दिए थे। ठीक है ना। और आइंस्टीन जो है ये प्रकाश विद्युत का प्रभाव दिए थे। चैडविक न्यूट्रॉन की खोज की थी। और डी ब्रोगली जो है पदार्थ के तरंग के बारे में इन्होंने जानकारी दिया था। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए 137 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कहता है। पॉजिट्रॉन वह मूल कण है जिसका क्या होता है? तो आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर एवं विपरीत प्रकृति का होता है। ठीक है ना, यानी कि और ये भी सही है, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या कहता है कि आवेश प्रोटॉन के बराबर होता है। ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 138 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलते हैं क्या कहता है। देखिए 138 नंबर में क्या कहता है। मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। फुफ्फुसीय शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर होता है? तो फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 139 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, 139 को। देखिए 139 में हमें क्या कहता है। निम्न में से कौन बॉयल का नियम है? तो कहता है स्थिर दाब पर प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप
बढ़ाने का घटाने पर किसी गैस का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अपने आयतन का 1/273वां भाग बढ़ता है घटता है, तो ये गलत है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसी तापमान पर किसी दी हुई गैस के द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के यानी कि विलोमानुपाती होता है। ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए 139 का हो गया। 140 हम लोग देखते हैं क्या कहता है। तो 140 में जो हमें कहता है कि लड़के विद्यार्थी मानव जाति को किस आरेख से सर्वोत्तम रूप से निरूपित किया जा सकता है। तो ये है, ये मानव जाति हो गया और उसी में लड़का और विद्यार्थी एक दूसरे से मिला हुआ रहेगा। कुछ लड़के विद्यार्थी होंगे, कुछ विद्यार्थी लड़के होंगे। 141 नंबर प्रश्न जो है यहाँ पर कहता है कंडीशन, यदि ए आर ई से अगर हम ई से शुरू कर करके कोई सार्थक शब्द बनाएंगे तो हमारा जो उत्तर होगा वो आखिरी वर्ण होगा, ठीक है। लेकिन यदि कहता है कि इस प्रकार के एक से ज्यादा सार्थक शब्द अगर बनाते हैं तो हमारा उत्तर एम होगा। अगर कोई शब्द नहीं बनता है तो हमारा उत्तर एक्स होगा। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो देखिए ई आर ए, यह एक हो गया एरा यानी युग, है ना। और एक होता है ए आर ई आर, ये पढ़ते हैं हम लोग सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब के रूप में। तो इसका मतलब इसमें हम एक से ज्यादा सार्थक शब्द बना लिए, तो इसीलिए हमारा यानी कि आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो एम हो जाएगा। यानी 141 का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। आइए 142 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 142 नंबर प्रश्न को आप यदि देखते हैं तो आपका इसमें ये जो अंक जो है 9, ये किसी संख्या का वर्ग है ना। इसलिए 142 का सी हो जाएगा। और ये कहता है यदि √30 लगभग 5.477 के बराबर है तो √5 6/5 लगभग किसके बराबर होगा। तो सिंपल, इसको कुछ नहीं करना है, 6/5 को हम लोग गुना करेंगे √ यानी 5/5 से, है ना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यानी कि √6 ऊपर में 30 और नीचे में 25, तो यहाँ पर निकल जाएगा। यानी कि √30 का जो वैल्यू दिया है 5.477 और बटा में 5, और जब इसको हम लोग भाग देंगे, है ना, तो ये आंसर आ जाएगा 1.095 के बराबर, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अब हम लोग चलते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, यदि एलसीएम कह रहा निकालने के लिए तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, तो ये पहला हो जाएगा। दूसरा में कहता महत्तम समापवर्तक, तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम, तो इस तरीके से ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 145 नंबर जो प्रश्न हमारा कहता है कि ए ने 4,000 रुपया से व्यापार शुरू किया एवं बी बाद में 6,000 रुपया लगाकर उस व्यापार में साझेदार के रूप में शामिल हुआ। यदि एक वर्ष के अंत में दोनों के बीच लगभग बराबर बराबर बांटा जाता है लाभ, तो ज्ञात करें कि बी उस व्यापार में कितने माह बाद शामिल हुआ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह 4 माह हो जाएगा। हमने सॉल्व किया है। चलिए लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, है ना। तो ये जो है पुर्तगाल के चुने गए हैं। 147 नंबर